हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रियंका और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपको मिलते हैं 6th से 12th क्लास तक के सभी विषयों के हाई क्वालिटी कंटेंट। इसके साथ ही मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम आपको प्रोवाइड कराता है ना सिर्फ CBSE बोर्ड बल्कि अदर स्टेट्स बोर्ड जैसे कि MP बोर्ड, UP बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड जैसे बोर्ड्स के भी फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज। और ये सभी कोर्सेज आपको मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कि आपको इसके लिए किसी भी तरह की कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप हमसे ई नोट्स और ई बुक्स भी लेना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए इसी जानकारी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम कर रहे हैं हमारा पाठ 11 जिसका नाम है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। ठीक है, चलो भाई, हम जान रहे हैं कि विद्युत धारा जो है क्या इसके कुछ रासायनिक प्रभाव भी होते हैं। तो आज हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे, तो आज हम पढ़ेंगे कि क्या द्रव विद्युत चालन करते हैं। भाई आज तक तो हमने ठोसों के बारे में ही जाना है, लेकिन आज हम बात करेंगे कि क्या द्रव भी विद्युत का चालन कर सकते हैं, क्या द्रव भी विद्युत के चालक होते हैं। तो ये सारी बात आज के हम टॉपिक पे करने वाले हैं और आज का टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो भाई फटाफट से अपनी कॉपी और बुक्स और सब कुछ खोल करके बैठ जाइए, मतलब कॉपी बुक्स पेन लेकर के बैठ जाइए। और हाँ, फटाफट से वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और साथ ही अपने सभी दोस्तों को सेशन को क्या करिए, शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, मैं चलती हूं फटाफट से टॉपिक की तरफ। चलें भाई, चल। तो देखो, द्रव अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं या नहीं, ये हम समपरिक्षित्र का प्रयोग करके पता लगाते हैं। अब अगर हमें ये पता लगाना है कि भाई द्रव जो है वो विद्युत धारा को अपने में से प्रवाहित होने भी देते हैं या नहीं होने देते, इस बात का पता हम लगाएंगे। तो लगाएंगे कैसे, तो हम लगाएंगे समपरिक्षित्र के द्वारा। ठीक है, तथापि अब हम सेल के स्थान पर बैटरी का उपयोग करेंगे। अभी तक हम सेल का प्रयोग कर रहे थे संपरीक्षित में, लेकिन अब हम किसका प्रयोग करेंगे, हम बैटरी का प्रयोग करेंगे। समपरिक्षित्र का उपयोग करने से पहले हम ये भी परीक्षण करेंगे कि वो कार्य कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अब देखो, यहाँ पर आपको समपरिक्षित दिखाए जाते हैं। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि समपरिक्षित्र के तारों को जब इससे लगाया गया तो क्या हुआ, ये बल्ब जल गया। ठीक है, मतलब अगर हम किसी ऐसी चीज से लगाएंगे जो सुचालक है तो बल्ब क्या होगा, जलेगा। संपरीक्षित काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, एक कुचालक वस्तु प्लास्टिक पे जब लगाया तो बल्ब नहीं जला। तो इससे पता चल गया कि ये क्या है, हमारा संपरीक्षित बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें। चलो भाई, क्रियाकलाप आ जाती है, पहली क्रियाकलाप, और हम थोड़ा सा क्या परीक्षण करके देखेंगे कि समपरिक्षित को हम किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि समपरिक्षित्र के सिरों को क्षण भर के लिए एक दूसरे से स्पर्श कराइए। बिल्कुल क्षण भर की बात बोली जा रही है, नहीं तो पूरी सेल क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, दुर्बल हो जाएगी। थोड़ा सा हमको ऐसे टच कराना है। ऐसा करते ही समपरिक्षित का परिपथ पूरा हो जाता है और बल्ब दीप्त हो जाना चाहिए, जैसा कि अभी आपको दिखाई दिया। तो अब हमको उसका प्रयोग नहीं करना है, उस चालक वस्तु का, हमें बस तारों को छुआ करके देखना है, क्योंकि वो तार का प्रयोग हम द्रव के साथ करेंगे। तो उन तारों को जैसे ही आप टच कराओगे हल्का सा, तो बल्ब आपको जलता हुआ दिखना चाहिए, क्योंकि जैसे ही टच कराओगे तो परिपथ पूरा होगा, परिपथ पूरा होगा तो विद्युत धारा बहेगी, विद्युत धारा बहेगी तो बल्ब जलेगा। तो जैसे बल्ब दीप्त होगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा पूरा संपरीक्षित अच्छा खासा है। तथापि यदि बल्ब दीप्त नहीं होता है तो इसका अर्थ है कि समपरीक्षित कार्य नहीं कर रहा है। अब अगर मान लो कि बल्ब दीप्त नहीं होता है, बल्ब जलता ही नहीं है, तो दिक्कत है कि हमारे समपरीक्षित में कुछ ना कुछ तो दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, क्या आप इसके संभावित कारण बता सकते हैं? क्या यह संभव है कि तारों के संयोजन शिथिल हों या फिर बल्ब फ्यूज हो गया हो अथवा आपके सेल बेकार हो गए हों? ठीक है, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या तो हमने जो क्या किया, तारों को कसा है, कहां से कसा है, ये देखो, यहां पर भी हमने तारों का जोड़ लगाया है, यहाँ पे भी हम जोड़ लगा रहे हैं और ये जो है इनको तो छुआएंगे। तो ये वाले में तो दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन यहाँ वाले जो तार हमने लगाए हो सकता है ये शिथिल हो, लूज हो,
इनका कनेक्शन इतना अच्छा ना हो, या फिर हमारा बल्ब फ्यूज हो सकता है, या फिर हमारी सेल जो है वो खत्म हो सकती है, पता चला हमने पुरानी कोई सेल लाके लगा दिया, है ना। तो दिक्कत किसी भी चीज में हो सकती है इनमें से। जांच कीजिए कि सभी संयोजन कसे हुए हैं या फिर नहीं। यदि संयोजन पहले से ही कसे हुए हैं तो फिर बल्ब को जांचो, बल्ब को बदल दो, है ना। हो सकता है हमें पता ना चल रहा हो पर वो फ्यूज हो। अब फिर से जांच कीजिए कि संपरीक्षित कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा। यदि ये अब भी कार्य नहीं कर रहा है तो फिर सेल को बदल दीजिए, मतलब कि सेल में दिक्कत है, ठीक है। इस प्रकार जब संपरीक्षित भली भांति कार्य करने लगे तो इसका उपयोग विभिन्न द्रवों का परीक्षण करने के लिए कर सकते हैं। अब वो अगर संपरीक्षित सारी चीजें हमने करके देख ली, जितना कुछ हम कर सकते थे, जब सब कर लिया और मान लो कि अब वो हमारा क्या जलना शुरू हो गया, है ना, उसमें से बल्ब दीप्त होने लग गया जैसे ही हमने उसे टच कराया। तो अब जब संपरीक्षित अच्छा खासा बन चुका है तो अब हम उसका प्रयोग क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार के द्रवों का परीक्षण करने के लिए करेंगे, ठीक है। एक चेतावनी दी हुई है हमको यहाँ पर, देखो क्या दी है कि अपने संपरीक्षित की जांच करते समय इसके तारों के स्वतंत्र सिरों को केवल कुछ क्षणों से अधिक स्पर्श ना कराएं, अन्यथा बैटरी के सेल अत्यंत शीघ्रता से समाप्त हो जाएंगे। भाई क्या बोल रहे हैं कि हमको यहाँ पर ये जो अभी हमने जांच कर रहे थे ना, तो इन तारों को बहुत देर तक लगाए नहीं रखना है, नहीं तो क्या होगा, बैटरी के जो सेल हैं वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब आ जाती है हमारे पास क्रियाकलाप नंबर 2। थोड़ा सा हम क्या करेंगे, अब जांच करेंगे। संपरीक्षित तो हमारा बन गया है, अब उस संपरीक्षित का उपयोग करके अभी क्या बोला इन्होंने, विभिन्न द्रवों का, अलग अलग तरह के द्रव पदार्थों का हम क्या करेंगे, हम पता लगाएंगे, हम परीक्षण करेंगे कि क्या ये द्रव पदार्थ जो है ये विद्युत का चालन करते हैं कि नहीं करते। अब देखो पहले मैं एक बेसिक सी चीज आपको बता दूं कि विद्युत का चालन होगा कैसे। तो देखो बच्चों, हमने पढ़ा हुआ है कि हमने पहले क्या पढ़ा था, हमने जब 7th क्लास में पढ़ के आए थे तो हमने जाना था कि इस प्रकार से क्या होता है, हमारा विद्युत परिपथ होता है, ठीक है। ठीक, उल्टा बन रहा है। ठीक है, हमारा विद्युत परिपथ होता है। विद्युत परिपथ में ये हमारा धन टर्मिनल, ये हमारा ऋण टर्मिनल होता है। यहाँ से ये तार जाते हैं, ये कुंजी होती है, यहाँ से जाएगा, बल्ब से जुड़ी होती है। अब जैसे ही हम कुंजी को जोड़ देंगे तो क्या होने लगता है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसके अंदर से जाती है और ये बल्ब क्या होने लगता है, जलना शुरू हो जाता है। धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की तरफ क्या हो रहा है, विद्युत जो तार हैं हमारे वो जा रहे हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये जो विद्युत परिपथ आप यहाँ पे देख रहे हो, इस विद्युत परिपथ में आप क्या देख रहे हो कि पूरा परिपथ कैसा है, पूर्ण है। साथ ही कहेंगे ये परिपथ बंद है ना। अब बंद परिपथ है तो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब कि अब जो हम द्रवों का पता लगाएंगे, जब हम द्रव के चालन, अच्छा अगर मैं बीच में क्या करूं कि इसके बीच में मैं कोई चीज रख दूं, जैसे कि अरे यार पूरा मिट जाएगा, ट्राई कर लेते हैं क्या क्या मिटता है ना। चलो इतना ही मिटा। अब मैं यहाँ पर अगर बीच में एक कील रख देती हूँ, ठीक, ये मैंने एक कील रख दिया, एक कील को मैंने रख दिया है, ओके। अब अगर मैंने एक कील रख दी है तो क्या विद्युत का प्रवाह रुका, नहीं रुका। इससे पता चला कि ये जो कील है, धातु की कील जो है, ये क्या कर रही है, ये कर रही है इस चीज में विद्युत धारा का प्रवाह कर रही है ना, मतलब ये इसकी सुचालक है, ठीक है, विद्युत की। अब ये चीज हमको यहाँ पर पता चल गई। अब देखो यहाँ पर बात हो रही है कि हमें अब करना है द्रवों के चालन का परीक्षण। तो जब हम द्रव के चालन का परीक्षण करेंगे तो हम कुछ इसी तरह का एक परिपथ तैयार करेंगे, है ना। लेकिन इस बार हमारे परिपथ में क्या है कि दोनों तार जो हैं वो खुले रहेंगे। यहाँ पे बल्ब से जुड़े थे, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम कोई चीज लगा लेंगे, एक बल्ब लगा लेते हैं, ठीक। अब देखो, अभी तक हमने क्या कर रहे थे कि हम
स्विच ऑन कर रहे थे, हम कोई चीज़ भी यूज़ कर सकते थे। अब यहाँ पे हम बस क्या करेंगे, धारा को जैसे ही प्रवाहित करेंगे तो ये जो खुले तार है ना, ये एक क्या है धन टर्मिनल, एक क्या है ऋण टर्मिनल। अब ये यहाँ से अगर ये कोई पदार्थ जो है ये चालन कर रहा होगा तो ये क्या करेंगे, इस पूरे परिपथ को पूर्ण कर देंगे, खुला नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ आवेश है और ये अगर चालन करते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये बंद हो जाएंगे, है ना। ये पूरा पानी क्या कर रहा है, उसको पूर्ण कर रहा है, एक तरीके से वो चालक पानी है और उसके अंदर जैसे तार डाले तो वो परिपथ पूर्ण हो जाता है हमारा, ठीक है। और बल्ब क्या है, वो जलना शुरू कर देगा। लेकिन अगर हमारा ये जो द्रव है ये चालन नहीं करता होगा तो परिपथ कैसा रहेगा, अपूर्ण रहेगा और हमारा बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। तो अभी तक हम ठोसों में समझते हुए आ रहे थे, यहाँ हम द्रव पे समझने वाले हैं और कुछ इस प्रकार से ये कार्य करने वाला है। तो अब हम देख लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक आपने ये सारी चीजें जान ली हैं, अब हम देख लेते हैं कि हमारी क्रियाकलाप क्या कह रही है। इसमें कहा कि बेकार फेंकी गई बोतलों के प्लास्टिक या फिर रबड़ के कुछ ढक्कन एकत्र करके उन्हें साफ करिए। एक ढक्कन में एक चाय के चम्मच के बराबर का नींबू का रस या फिर सिरका उड़ेलिए। अपने समपरीक्षित को इस ढक्कन के समीप लाकर उसके सिरों को नींबू के रस या फिर सिरके में डुबोइए। ध्यान रखिए कि दोनों सिरे परस्पर 1 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर ना हो, लेकिन इसी के साथ साथ वे एक दूसरे के स्पर्श में भी ना हो, ठीक है। अब क्या बोला, क्या समपरीक्षित का बल्ब दीप्त होता है? क्या नींबू का रस या सिरका विद्युत का चालन करता है? नींबू के रस या सिरके को आप सुचालक या हीन चालक में से किस वर्ग में रखेंगे? 3 प्रश्न निकल के आते हैं। ये देखो, इन्होंने बोला कि एक छोटी सी डिब्बी ले लो, कोई ढक्कन ले लो कोई भी बॉटल का, उस बॉटल में आप नींबू का रस डालो, ठीक है, या फिर देखो दोनों में से कोई एक चीज ले लो, नींबू का रस ले लो या फिर सिरका ले लो, ठीक है। अब अगर आपने यहाँ पर मान लो इन्होंने नींबू का रस लिया है, यहाँ पे नींबू का रस लिया, वो जो अभी हमने संपरीक्षित बनाया था उसके वो जो 2 तार खुले हुए वाले थे उनको आप ऐसे इसमें रख दो, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से टच नहीं होने चाहिए, ये उसी के अंदर होने चाहिए, क्योंकि टच होंगे तो वो तो विद्युत परिपथ ऑलरेडी क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। और हमें ये प्रयोग नहीं करना, हमें तो इस द्रव का प्रयोग करना है ना, कि ये द्रव चालन करता है कि नहीं करता। तो हमें इसमें रखना है और ये 1 सेंटीमीटर की दूरी पे होने चाहिए और एक दूसरे से टच नहीं होने चाहिए। अब इसके बाद जब हम इसमें बैटरी लगाएंगे तो हम देखते हैं कि ये बल्ब जलता है कि नहीं। अगर मान लेते हैं कि ये बल्ब हमारा जल गया तो क्या है कि नींबू का रस जो है ये क्या करता है, विद्युत का चालन करता है, या फिर सिरका वाला भाग जो है उसमें से बल्ब जल गया तो हमें पता चल जाएगा कि जो सिरका है वो द्रव अवस्था में होता है और सिरका जो है वो क्या करता है, विद्युत का चालन करता है। लेकिन स्थिति नंबर 2, अगर हमारा ये बल्ब नहीं जलता है, अब जब बल्ब नहीं जलेगा तो स्थिति क्या होगी कि ये जो द्रव है ये विद्युत का चालन नहीं करता, क्योंकि जब हमने वो एक बीच में पेचकस लेकर के देखा था ना, तो जब हमने कौन से वाले सुचालक वाले भाग पे लगाया था, लोहे धातु पे छुआया था, तो बल्ब जल गया था, मतलब वो सुचालक था। जब हमने प्लास्टिक वाले बल्ब पे लगाया तो बल्ब नहीं जला, मतलब कि वो कुचालक था। तो यही चीज यहाँ पर भी होगी, अगर ये द्रव सुचालक है तो बल्ब जलेगा, अगर ये द्रव कुचालक है तो बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। हमने देखो ऑलरेडी सेल और बैटरी जो थी हमारी और बल्ब जो था उसका परीक्षण पहले ही कर लिया, तारों का भी परीक्षण कर लिया है, तो इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बल्ब नहीं जल रहा है तो दिक्कत यहाँ पे है, ठीक है। अब नींबू के रस वाला जो ये पूछ रहे हैं, तो नींबू के रस वाला जब हम परीक्षण करेंगे तो क्या होगा, ये बल्ब जल जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने पहले पूछा कि क्या संपरीक्षित का बल्ब दीप्त होता है, तो हाँ होता है। फिर क्या नींबू का रस या सिरका विद्युत का चालन करता है, तो हाँ करता है। और नींबू के रस या सिरके को आप सुचालक या हीन चालक में से किस वर्ग में रखेंगे, तो हम इसको सुचालक वर्ग में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसने बल्ब को जला दिया है। ओके, क्लियर, नो डाउट, कुछ तो कोई भी चीज तो नहीं है ना, कोई मतलब दिक्कत परेशानी इससे लेके। चलो अब देखो,
जब समपरीक्षित के दोनों सिरों के बीच का द्रव अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है तो समपरीक्षित का परिपथ कैसा हो जाता है? पूरा हो जाता है। मतलब वो द्रव अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने दे रहा है तो दूसरे वाले तार तक भी विद्युत धारा जा रही है और बल्ब जो है वो जल जाएगा। तो मतलब कि वो क्या है, परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा बल्ब दीप्त हो जाता है। और जब कोई द्रव, कब हुआ? जब द्रव ने विद्युत धारा को प्रवाहित होने दिया। लेकिन अगर कोई द्रव विद्युत धारा को अपने से प्रवाहित होने ही नहीं देता तो समपरीक्षित का परिपथ पूरा नहीं होता है और बल्ब भी दीप्त नहीं होता है। कुछ स्थितियों में द्रव के चालक होने पर भी संभव हो सकता है कि बल्ब दीप्त ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर तो क्या समझ आ रहा है कि भाई यहाँ पर तो परिपथ पूरा हो रहा है, मतलब कि ये द्रव कैसा है, सुचालक है। पर यहाँ पर बल्ब जल नहीं रहा है तो ये क्या है, हीन चालक है। या फिर हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कुचालक भी कह सकते हैं। ओके, तो अब देखो यहाँ पर जब ये दो बात होती है तो ये एक और बात कहते हैं कि कुछ स्थितियों में द्रव के चालक होने पर भी संभव हो सकता है कि बल्ब दीप्त ही ना हो। मतलब जो हमने द्रव पदार्थ लिया है वो चालक तो है, हमको भी पता है कि वो चालक है, या फिर अगर हमारा विज्ञान कहे कि वो चालक है परंतु बल्ब तो जल ही नहीं रहा, हम कहेंगे नहीं भाई हम तो मान नहीं सकते, बल्ब तो जल ही नहीं रहा है, हम कैसे मान लें कि वो चालक है। तो देखो भाई, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है। अब जो बल्ब का तंतु है जो जलता है, जब बल्ब जलता है तो उसका क्या जलता है, तंतु जलता है, फिलामेंट जलता है। और वो तभी जलता है जब क्या होगा, बहुत अधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा जाएगी और जब उसको विद्युत ऊष्मा मिलेगी और वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा तब वो जलेगा, है ना। तो मतलब कि उसको क्या चाहिए, उच्च ताप चाहिए, ठीक है, उच्च ऊर्जा चाहिए। तथापि यदि परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल है तो तंतु पर्याप्त गर्म नहीं हो पाने के कारण दीप्त नहीं होता। लेकिन अगर वो जो विद्युत का चालक कर रहा है जो द्रव, वो बहुत ज्यादा प्रबल नहीं है, बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न ही नहीं कर पा रहा, वो कैसा है, वो वहां पर विद्युत धारा दुर्बल है, मतलब वो जो दे रहा है वो दुर्बल धारा दे रहा है, बहुत अधिक नहीं दे रहा है। तो ये जो तंतु है वो पूरी तरह से क्या नहीं हो पा रहा है, गर्म नहीं हो पा रहा। और जब वो गर्म ही नहीं होगा, जलेगा ही नहीं, ऊष्मा ही नहीं मिलेगी, तो बल्ब कैसे जलेगा, तो वो नहीं जलता। तो कभी कभी ऐसी स्थिति भी आती है कि जब हमारा द्रव जो होता है वो चालक तो होता है पर फिर भी बल्ब जो होता है वो नहीं जलता है। ठीक है, कोई पदार्थ विद्युत का चालन कर सकता है परंतु ये संभव है कि वो धातु की भांति आसानी से विद्युत का चालन ना कर पाता हो। अब बहुत सारे जो द्रव हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो क्या करते हैं, वो विद्युत का चालन तो करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम एक धातु से उसकी तुलना करें कि अरे यार अभी हमने लोहे की प्लेट लगाई थी तो बहुत अच्छा जल गया था, सेकंड्स में जल गया था, कॉपर की लगाई, तांबे की, तो और जल्दी जल गया था, लेकिन यार ये पानी जो ये वाला द्रव है ये तो यार अच्छे से कर ही नहीं रहा। तो ऐसा नहीं हो सकता, है ना। धातु की भांति वो आसानी से द्रव जो है वो काम करे, ऐसा हम क्या उम्मीद नहीं कर सकते, बार बार हम ये नहीं सोच सकते, क्योंकि हर द्रव अलग अलग तरह की विद्युत धारा का चालन करता है, जिसके कारण समपरीक्षित का परिपथ तो पूरा हो जाता है लेकिन फिर भी इसमें प्रवाहित विद्युत धारा बल्ब को दीप्त करने के लिए दुर्बल हो सकती है। क्योंकि भाई जब हम किसी ठोस का प्रयोग करते हैं, किसी धातु की प्लेट का प्रयोग करते हैं, तार का प्रयोग करते हैं, कील का प्रयोग करते हैं, कोई भी ठोस पदार्थ, तो विद्युत बल्ब जो है वो तो बहुत जल्दी जल जाता है। लेकिन वहीं अगर हम द्रव का प्रयोग कर रहे हैं और वो द्रव जो है उसमें विद्युत धारा बहुत दुर्बल है तो क्या होता है, बल्ब नहीं जलता है। तो जरूरी नहीं हो सकता कि हर बार क्या है, धातु की प्रकार ही जो विद्युत बल्ब है वो जल जाए, उसमें क्या है, परिपथ तो पूरा हो जाएगा समपरीक्षित का। ऐसा नहीं कि परिपथ अपूर्ण है इसलिए नहीं जल रहा, नहीं, परिपथ पूरा हो चुका है, द्रव जो है वो चालक भी है, लेकिन क्योंकि विद्युत धारा का प्रवाह दुर्बल है इस वजह से वो बल्ब नहीं जल पा रहा है। क्लियर है? ओके। अब देखो,
एक अन्य संपरीक्षित बनाने के लिए विद्युत धारा के किसी अन्य प्रभाव का उपयोग कर सकते हैं। अब अगर हमें एक और संपरीक्षित बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, विद्युत धारा के कोई अलग तरह के प्रभाव का प्रयोग कर सकते हैं। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई पर प्रभाव पड़ता है। अब हम ये भी तो जानते हैं कि क्या होता है जब विद्युत धारा का प्रभाव होता है, जब किसी तार में विद्युत धारा बह रही होती है तो जो चुंबकीय सुई होती है वो क्या होती है, विक्षेपित होती है ना। अब चाहे वो कैसी भी धारा बह रही हो, उसके पास से बहेगी तो वो तो विक्षेपित होगी ही, है ना। तो हम चुंबकीय सुई को भी उसमें लगा करके ये भी तो पता लगा सकते हैं ना हम कि उस द्रव में क्या विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है या नहीं हो रहा, वो द्रव चालक है या नहीं। क्योंकि बल्ब नहीं जल रहा, ठीक है, लेकिन चुंबकीय सुई तो विक्षेपित होगी ना। समझ रहे हो क्या कहना चाह रही हूँ। बल्ब नहीं जल रहा, क्यों, उसे बहुत अधिक ऊष्मा चाहिए अपना तंतु जलाने के लिए, पर चुंबकीय सुई को तो नहीं चाहिए ना, उसे तो कुछ नहीं जलाना होता, वो तो सिर्फ विक्षेप दिखाएगी। अगर हमें हल्का भी विक्षेप उसमें दिखाई देता है, वो हिली डुली, हम समझ जाएंगे ऊष्मा तो है भाई, है ना, ऊर्जा तो है, विद्युत धारा तो बह रही है। तो अब हम चुंबकीय सुई का प्रयोग करेंगे। विद्युत धारा के बहुत दुर्बल होने पर भी चुंबकीय सुई में विक्षेप देखा जा सकता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करके संपरीक्षित बना सकते हैं। तो अब हम एक नया संपरीक्षित बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, चुंबकीय सुई का प्रयोग करेंगे, ठीक है, और विद्युत चुंबक के द्वारा अब हम क्या करेंगे, उस परीक्षण को करेंगे। उससे पहले हम एक नोट देख लेते हैं। आप चित्र के संपरीक्षित में विद्युत बल्ब के स्थान पर एलईडी उत्सर्जक डायोड का उपयोग कर सकते हैं। अब अभी जो हमने किया था प्रयोग, क्रियाकलाप की थी, उसमें हमने वो बड़ा वाला बल्ब लिया था, है ना, जिसको बहुत अधिक ऊष्मा चाहिए। तो भाई हम उसको भी तो रिप्लेस कर सकते हैं। हमारे पास तो बहुत सारे तरीके हैं, विज्ञान ने तरक्की कर लिया है और हम सब भी विज्ञान को पढ़ पढ़ के आगे चल के तरक्की करने वाले हैं कि नहीं करने वाले, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। आप सब तरक्की करने वाले हो कि नहीं करने वाले। अरे भाई यहाँ पे लिटिल साइंटिस्ट बैठे हुए हैं अपने, है ना, नन्हे वैज्ञानिक बैठे हुए हैं। आप ही तो हो जो ये सब पढ़ के कौन क्या आगे चल के आविष्कार कर दे, किसी को नहीं पता, है ना। तो बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में हो कि नहीं हो। ठीक, अब क्या बोल रहे हैं कि वो बड़ा वाला बल्ब जो है उसे हटा दो, इतनी सारी ऊष्मा क्यों लेनी है। ऐसे जो छोटे छोटे एलईडी बल्ब आते हैं, है ना, देखे होंगे, कहीं तो देखे होंगे आपने, बहुत सारी जगह इनका प्रयोग होता है। तो ये जो छोटे छोटे एलईडी जो प्रकाश उत्सर्जक डायोड है, हम इनका भी तो उपयोग कर सकते हैं। ये तो थोड़े से ही धारा प्रवाह में क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे, ठीक है। एलईडी दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है। एलईडी के साथ दो तार जुड़े होते हैं, इन तारों को लीड्स कहते हैं। एक तार दूसरे की अपेक्षा थोड़ा लंबा होता है। याद रखिए कि एलईडी को किसी परिपथ में जोड़ते समय इसके लंबे तार को सदैव बैटरी के धन टर्मिनल से तथा छोटे तार को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं। अब भाई इसमें क्या है, दो तरह के तार होते हैं, एक लंबा तार होता है, एक छोटा तार होता है। लंबे वाले तार को हमेशा धन टर्मिनल से जोड़ना है और छोटे वाले तार को हमेशा ऋण टर्मिनल से जोड़ना है, ठीक है। और क्या है, और क्या क्या बताया है इन्होंने कि इसको, ये क्या होते हैं, हाँ चलो इनको लीड्स कहते हैं। ये सारी चीजें याद रखना है कि इसमें ये जो तार दिखाई दे रहे हैं क्या है, ये इसकी लीड्स होती हैं, ठीक है। तो ये एक और हमारे पास युक्ति है जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं अगर हम चुंबकीय सुई का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। पर क्योंकि हम चुंबकीय सुई का प्रयोग करके एक क्रियाकलाप करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि क्या होता है, तो यहाँ पर अब हमारे पास क्रियाकलाप आ जाती है 3। और क्रियाकलाप 3 में हम देखें तो माचिस की खाली डिब्बिया से हम क्या करेंगे, ट्रे निकाल लेंगे उसकी, और उस ट्रे में क्या रख देंगे, ट्रे पर चित्र में दर्शाए अनुसार एक विद्युत तार के कुछ फेरे लपेटिए। ट्रे के भीतर एक छोटी चुंबकीय सुई रखिए। अब तार के एक स्वतंत्र सिरे को बैटरी के एक टर्मिनल से जोड़िए, तार के दूसरे सिरे को स्वतंत्र छोड़ दीजिए। तार का एक दूसरा टुकड़ा लेकर बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जोड़िए। अब क्या करना है भाई, तार लेना है, ठीक है, यहाँ से इस बैटरी के एक साइड से जोड़ना है हमें, और फिर क्या करना है, इसको ला करके इससे लपेट देनी है उस ट्रे से। ट्रे के अंदर हमें चुंबकीय सुई रख लेनी है और फिर इस ट्रे को ले जाकर इस भाग को खुला छोड़ देना है। यहाँ से दूसरा तार जोड़ना है, इस तार को भी यहाँ से ऐसे करके खुला छोड़ देना है, ठीक है। दोनों तारों के स्वतंत्र सिरों को क्षण मात्र के लिए एक दूसरे से स्पर्श कराइए। अब ये जो दो तार हमने छोड़े थे, इनको बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं, हमने पढ़ के रखा है ना, हमें इन्हें ज्यादा देर तक एक दूसरे से टच नहीं करा के रखना है। क्यों, इससे बैटरी जो है वो बहुत जल्दी दुर्बल हो जाएगी,
ठीक है। तो बस क्षण भर के लिए हमको क्या करना है, इन दोनों को टच कराना है। जैसे ही हम क्षण भर के लिए टच कराएंगे हमें चुंबकीय सुई में विक्षेपण नजर आएगा, ठीक है। चुंबकीय सुई को तुरंत विक्षेप दिखाना चाहिए। आपका तार के 2 स्वतंत्र सिरों वाला संपरीक्षित तैयार है। अब जैसे हम यहाँ पर ये करेंगे, यहाँ पे विक्षेपण हमको दिखाई देता है, तो इसका मतलब है कि हमारा चुंबकीय सुई वाला संपरीक्षित क्या है, तैयार हो चुका है। अब बस हम इसका प्रयोग किसी भी द्रव के साथ कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अब इस संपरीक्षित का उपयोग करके क्रियाकलाप 11.2 को दोहराइए। क्या संपरीक्षित के स्वतंत्र सिरों को नींबू के रस में डुबोते ही आपको चुंबकीय सुई में विक्षेप दिखाई देता है? तो बिल्कुल दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जो नमक का, कहाँ गया, नींबू का रस है जो, है ना, नमक का नहीं, नींबू का रस है जो, वो क्या है, वो चालक है। वो द्रव कैसा है, कैसा है, सुचालक है, ठीक है। संपरीक्षित के सिरों को नींबू के रस से बाहर निकालिए, उन्हें पानी में डुबोइए और पोंछकर सुखाइए। इस क्रियाकलाप को अन्य द्रवों जैसे कि टोंटी का पानी, वनस्पति तेल, दूध, शहद आदि के साथ दोहराइए। प्रत्येक द्रव का परीक्षण करने के पश्चात संपरीक्षित के सिरों को जल में धो करके तथा पोंछ करके सुखाना अवश्य याद रखिए। प्रत्येक स्थिति में देखिए कि चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है अथवा नहीं। अपने प्रेक्षणों को सारणी में अंकित कीजिए। अब क्या करना है, नींबू के रस के साथ तो कर लिया, अब हमने विक्षेप भी देख लिया। अब हमें क्या करना है, उन जो तार के वो जो खुले हुए सिरे थे जिनको अभी हमने नींबू के रस में डाला था, उनको वापस निकालना है, पानी से धोना है, पोंछना है अच्छे से, और फिर उसके बाद उन्हें यहाँ पर हमें कुछ और द्रव दिए गए हैं, इन सभी द्रवों के साथ हमें ये प्रयोग करना है। लेकिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हमें याद रखनी है कि जब भी हम अलग अलग द्रव के साथ करेंगे तो विक्षेप देखने के बाद जब हम उसे दूसरे द्रव में डालने वाले हों, उससे पहले हमें उसे धोना भी है और बहुत अच्छे से पोंछना भी है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक ही द्रव के साथ दूसरे द्रव में करोगे तो भाई इससे तो क्या हो जाएगा, वो सही जो है, सही रिजल्ट, सही परिणाम जो है वो तो वो दे ही नहीं पाएगा, है ना। तो हमें अगर सही परिणाम चाहिए कि हाँ ये इसी द्रव का है, क्योंकि अगर मान लो उसमें दूध लगा हुआ है पहले से और हमने ले जाके किस में डाल दिया, हमने शहद में डाल दिया, तो अब हमें ये तो पता ही नहीं चला कि वो दूध के चालक को बता रहा है कि शहद के चालक को बता रहा है, क्योंकि उस पर तो दूध भी लगा हुआ था। तो हर बार उसे धो करके सुखा करके फिर दूसरे द्रव में ही डालिए, ठीक है। और जिस द्रव के साथ जो चुंबकीय सुई है वो विक्षेप दिखाएगी तो हमको वो क्या करना है, नोट करना है एक सारणी में। हमारे पास यहाँ पे एक सारणी दी हुई है, तो देखो यहाँ पर बताना है कि कौन सा जो है वो अच्छा चालक है, कौन सा है जो हीन चालक है। साथ ही ये भी बताना है कि चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है या नहीं, तो हमें हाँ या फिर नहीं में आंसर करना है, ठीक है। यहाँ पर हमें पदार्थ दिए हुए हैं, तो चलो हम देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है नींबू का रस, तो नींबू के रस के साथ क्या है, तो नींबू का रस भाई अच्छा चालक है, तो यहाँ पर हमें सुई विक्षेप दिखाएगी तो हम कह देंगे कि ये अच्छा चालक है। सिरके के साथ क्या होगा कि यहाँ पे भी वो दर्शाएगी तो हम क्या कहेंगे, हाँ, और यहाँ पे हम बताएंगे कि अच्छा चालक है। टोंटी का पानी मतलब कि नल से निकला हुआ पानी, अब वो जो पानी है वो भी क्या करेगा, चुंबकीय सुई को विक्षेप दिखाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें भी कई तरह के अम्ल भी होते हैं और कई सारे लवण भी मिक्स होते हैं, और ये क्या होते हैं, ये सभी विद्युत का चालन भी करते हैं। तो वो क्या होगा, चुंबकीय सुई का विक्षेप दिखाएगी, तो हम कह सकते हैं कि अच्छा चालक है। अगर हम बात करें वनस्पति तेल का, तो तेल जो है उसमें इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है, उसमें वसा होता है। तो अब क्या है, यहाँ पर जो चुंबकीय सुई है वो विक्षेप नहीं दिखाएगी, और क्योंकि जब चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप हमें नहीं दिखेगा तो हम कहेंगे कि वनस्पति तेल क्या है, ये एक हीन चालक है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम किस पे, दूध पे। तो दूध में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है ना। तो क्या होगा, यहाँ पर भी चुंबकीय सुई क्या दिखाएगी, विक्षेप दिखाएगी, और जब विक्षेप दिखा रही है तो हम कहेंगे कि दूध भी क्या है, ये भी एक अच्छा चालक है, ठीक है। इसको अच्छे से देख लो, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, ठीक है। चलिए आगे, चलो अब आ जाते हैं कुछ और पदार्थ। देखो यहाँ पे आपकी सारणी में ना शहद तक दिया हुआ था, ये कुछ और पदार्थ मैंने जोड़े हुए हैं, ठीक है, ये आपकी किताब में नहीं दिए हुए हैं,
तो आप इन्हें अपनी बुक में भी लिख सकते हो, नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें भी लिख सकते हो, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो कौन सा पदार्थ आ गया? शहद। अब शहद में क्या होगा? चुंबकीय सुई विक्षेप दिखाएगी कि नहीं दिखाएगी? तो भाई यहाँ पर भी चुंबकीय सुई जो है वो क्या दिखा रही थी? विक्षेप दिखा रही थी, तो हम कह देंगे कि क्या है? अच्छा चालक है। सोडा की बात करें तो सोडा सूखा नहीं, घुला हुआ, अगर किसी पानी वानी में घुला हुआ है तो वो क्या करेगी? वहां पे भी चुंबकीय सुई विक्षेप दिखाएगी, तो हम इसे क्या कहेंगे? ये भी अच्छा चालक है। आसुत जल, आसुत जल का मतलब क्या होता है? आसुत जल होता है हमारा शुद्ध जल। शुद्ध जल जिसका पीएच मान कितना होता है? एकदम करेक्ट 7, ठीक है। तो शुद्ध जल की अगर हम बात करें जिसमें किसी तरह के कोई अम्ल लवण कुछ भी नहीं है, तो आसुत जल जो है वो किसी भी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं दिखाएगा, तो वहां पर हम लिखेंगे नहीं, और ये कैसा हो जाएगा? ये हीन चालक हो जाएगा। उसके बाद बात कर लें नमक के घोल की, तो नमक को पानी में घोल करके, हाँ सूखा नमक की बात नहीं कर रही हूँ, नमक का घोल, शक्कर का घोल, तो नमक के घोल में जब हम करेंगे ये परीक्षण तो हमको विक्षेप नजर आएगा, तो हम कहेंगे कि अच्छा चालक है। वहीं शक्कर के घोल में करेंगे तो हमें विक्षेप नहीं नजर आएगा, तो हम कहेंगे कि ये हीन चालक है। ठीक है, चलें आगे। चलो, अब हमारे पास एक नोट आता है कि जब समपरीक्षित के स्वतंत्र सिरे एक दूसरे को नहीं छूते हैं, संभव है कि उनके बीच में वायु हो। वायु विद्युत की हीन चालक है, परंतु तड़ित के समय वायु से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। अब ये बोल रहे हैं कि जब हम उसको स्वतंत्र रखते हैं, किसी भी द्रव में नहीं डालते, ना एक दूसरे से छुआते हैं, तो उनके बीच में क्या होती है? उनके बीच में वायु होती है, और वायु होती है, इसकी वजह से क्या बल्ब जलता है? नहीं जलता। मतलब कि वायु जो है वो क्या है? कुचालक है। ठीक है भाई, हमने मान लिया ये वाली चीज। लेकिन जब तड़ित होता है, जब बिजली चमकती है, तो उस समय तो क्या होता है? वायु से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। हमें वो बिजली दिखाई देती है ना, तो वो वायु से विद्युत धारा कैसे प्रवाहित हो रही है वहां पर? ठीक है, क्योंकि वो तो कुचालक है ना। तो देखो, दो प्रश्न आते हैं हमारे मन में। क्या क्या प्रश्न आते हैं? कि क्या हर अवस्था में वायु विद्युत की हीन चालक होती है? मतलब क्या हर अवस्था में, या कोई ऐसी एक क्या पर्टिकुलर ऐसी कोई अवस्था है जिसमें क्या है? वायु जो है एकदम से क्या हो जाती है? सुचालक हो जाती है। ठीक है, तो क्या हर अवस्था में वायु विद्युत की हीन चालक है? दूसरा प्रश्न आता है कि क्या हीन चालकों की श्रेणी में रखे अन्य पदार्थ भी विशेष परिस्थितियों में अपने में से विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं? अब हमने बहुत सारे पदार्थों को किसमें कर दिया है? हीन चालक में। जैसे हम यहाँ पे बात करें तो हमने यहाँ पे 2-3 हीन चालक में रखे हुए थे, है ना। तो क्या वो सभी सारी परिस्थितियों में हमेशा विद्युत का चालन नहीं करते, या कोई ऐसी विशेष परिस्थितियां हैं जिसमें वो एकदम से क्या बन जाते हैं? चालक बन जाते हैं। तो चलो भाई जानते हैं। तो देखो, वास्तव में विशेष परिस्थितियों में अधिकांश पदार्थ विद्युत धारा का चालन कर सकते हैं। अब क्या है, अगर विशेष परिस्थितियां आती हैं कोई, तो उसमें वो जो अधिकांश पदार्थ हैं, जितने जो आप हीन चालक और अच्छे चालक की श्रेणी में जो हीन चालक वाले हैं, तो जितने भी हीन चालक हैं उनमें से जो अधिकांश पदार्थ होंगे वो क्या करेंगे? वो विद्युत का चालन कर सकते हैं, मतलब विद्युत धारा का चालन कर सकते हैं। और यही कारण है कि पदार्थों को चालकों तथा विद्युत रोधियों के रूप में वर्गीकृत करने की अपेक्षा अच्छे चालकों, मतलब कि सुचालकों तथा हीन चालकों के रूप में वर्गीकृत करने को अधिक मान्यता दी जाती है। इसीलिए हम क्या, यहाँ पर चालक और विद्युत रोधी की बात हुई है, और बचपन में भी हम चालक कुचालक पढ़ते थे। तो चालक और विद्युत रोधी इस वर्ग में ना करके हम क्या करेंगे? हम रखेंगे इनको एक अलग वर्ग में, और ये वर्ग क्या हो जाएगा कि एक तो हो जाएंगे अच्छे चालक, ठीक है, एक क्या हो जाएगा? अच्छे चालक, और दूसरा क्या हो जाएगा? हीन चालक। मतलब ये पूरी तरीके से वो नहीं है कि चालक ही नहीं है, चालक तो हैं, लेकिन कैसे चालक हैं? हीन चालक हैं। ठीक है, तो इन दो कैटेगरी में इनको क्या करेंगे? हम वर्गीकृत करेंगे, और ये ज्यादा इसको मान्यता दी जाती है। आसुत जल द्वारा विद्युत चालन का परीक्षण कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आसुत जल के द्वारा अगर हम विद्युत चालन का परीक्षण करें कि आसुत जल विद्युत चालन करता है कि नहीं करता है, तो चलो भाई देखते हैं। क्रियाकलाप नंबर 4,
क्रियाकलाप 4 में देखेंगे तो देखो, एक स्वच्छ तथा सूखे प्लास्टिक या फिर रबड़ के ढक्कन में लगभग 2 चाय के चम्मच के बराबर आसुत जल भरिए। एक छोटा सा प्लास्टिक या फिर रबड़ का ढक्कन ले लो, उसमें क्या करना है हमको, 2 चाय के चम्मच के बराबर, मतलब छोटे वाले जो चम्मच होते हैं उससे हमें क्या करना है, आसुत जल ले लेना है। ठीक है, आप आसुत जल को अपने विद्यालय की प्रयोगशाला से प्राप्त कर सकते हैं। आप किसी दवाई की दुकान या फिर डॉक्टर या नर्स से भी आसुत जल ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास ये रहता है। समपरीक्षित का उपयोग करके परीक्षण कीजिए कि आसुत जल विद्युत चालन करता है अथवा नहीं करता। आप क्या पाते हैं, क्या आसुत जल विद्युत चालन करता है? अब एक चुटकी साधारण नमक लेकर इसे आसुत जल में घोलिए, फिर परीक्षण कीजिए, इस बार आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो भाई देखो, यहाँ पर जो इतने सारे प्रश्न आ रहे हैं, इसमें क्या होगा कि जब हम क्या करेंगे, आसुत जल के साथ विद्युत चालन का परीक्षण करेंगे तो वहाँ पर जो हमको क्या बोलेंगे, वहाँ पर जो हमारा निष्कर्ष निकलेगा, हमारा जो परिणाम निकलेगा वो क्या होगा कि वहाँ पर हमें कोई परिणाम नहीं निकलेगा। मतलब कि हमारा ना तो बल्ब जलेगा और ना ही अगर हम चुंबकीय सुई लेंगे तो ना तो हमारी चुंबकीय सुई में कोई किसी तरह का विक्षेपण मिलेगा। मतलब कि आसुत जल जो है वो विद्युत का चालन नहीं करता है। वहीं अब इन्होंने बोला कि काम करो, अब उसमें थोड़ा सा क्या मिला दो, साधारण नमक मिला दो। अब जब आप साधारण नमक मिला दोगे तो क्या होगा, फिर से परीक्षण करने को कह रहे हैं, और जब हम फिर से परीक्षण करेंगे तो क्या होगा कि इस बार हमको चुंबकीय सुई में विक्षेपण दिखाई देगा, या फिर अगर हमने किसी तरह का कोई एलईडी बल्ब टाइप की चीज लगाई है, बल्ब लगाया हुआ है, तो वो भी जल जाएगा। ठीक है, कि मतलब कि अब जो पानी बना, अब जो घोल मिला वो क्या है, वो चालक है। ठीक है, जब हम आसुत जल में नमक घोलते हैं तो हमें नमक का घोल प्राप्त होता है, और ये जो है ये विद्युत का क्या है, ये विद्युत का अच्छा चालक है। जो जल हमें नलों, हैंडपंपों, कुओं, तालाबों आदि से प्राप्त होता है ये शुद्ध नहीं होता है। देखो, इसीलिए तो शुद्ध पानी लेने के लिए हमें प्रैक्टिकल मतलब कहाँ जाना पड़ रहा है, हमारी लैब में जाना पड़ रहा है, हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, क्योंकि इतनी आसानी से ये नहीं कि नल से निकल रहा है हमारा, है ना तो नल से मिल रहा है, ना कुएं से मिल रहा है, ना तालाब से मिल रहा है, ना हैंडपंप से मिल रहा है, इनसे हमको शुद्ध पानी नहीं मिलता, आसुत जल नहीं मिलता है। ठीक है, इसमें अनेक लवण घुले हो सकते हैं। इन सभी से जो भी पानी हमें मिल रहा है उनमें कई सारे लवण हमें घुले हुए मिल सकते हैं। खनिज लवणों की थोड़ी मात्रा इसमें प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है, इसीलिए ये जल विद्युत का सुचालक होता है। अब क्या है, इन सभी इस पानी में जो नल का पानी है, ये सारी चीजें हैं, इनमें खनिज लवण की प्राकृतिक रूप से कुछ मात्रा अपने आप होती है, हम मिलाने नहीं चाहते। जैसे अभी आसुत जल में तो हमने नमक मिलाया, हमने लवण मिलाए, लेकिन इन सभी के पानी में क्या होता है, प्राकृतिक रूप से ही कुछ लवण मिले हुए होते हैं। ठीक है, इसी वजह से ये सब क्या करते हैं, ये सब विद्युत के सुचालक होते हैं। इसी के विपरीत अगर हम बात करें आसुत जल की, तो लवणों से वो मुक्त होने के कारण हीन चालक होता है। इसमें क्या, इसमें किसी भी प्रकार के कोई भी ना तो अम्ल मिले होते हैं ना लवण मिले होते हैं, तो इसी वजह से ये कैसा हो जाता है, ये हीन चालक हो जाता है। ठीक है, आगे देखो, हमारे पास एक नोट आता है कि जल में थोड़ी मात्रा में प्राकृतिक रूप से विद्यमान खनिज लवण मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं, परंतु ये लवण जल को चालक बना देते हैं। इसीलिए हमें वैद्युत साधित्रों का उपयोग कभी भी गीले हाथों से अथवा गीले फर्श पर खड़े होकर नहीं करना चाहिए। अब क्या है कि जो पानी आ रहा है हमारे यहाँ, नल से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, इसमें थोड़ी मात्रा में ये जो प्राकृतिक रूप से खनिज लवण मिले हुए हैं, मिनरल्स मिले हुए हैं, तो ये क्या हैं, ये हमारे लिए उपयोगी हैं, हमारे शरीर के लिए उपयोगी हैं। ठीक है, तो हम क्या इसको पूरी तरह से हटाएंगे नहीं, क्योंकि हमारे लिए तो उपयोगी है, हम तो उसको वैसे ही पिएंगे। तो ये लवण जो हैं ये जल को क्या है, चालक बना देते हैं। अब क्या है कि हमारे लिए तो वो आवश्यक है, लेकिन हम उसके साथ साथ क्या हो रहा है, विद्युत धारा को भी तो प्रवाहित करते हैं, उसके भी तो सुचालक हैं। तो क्योंकि ये चालक होते हैं, इसी वजह से हमको क्या बोला जाता है कि भाई कभी भी गीले हाथों से किसी विद्युत स्विच को
हमको कभी भी गीले हाथों से विद्युत स्विच को नहीं छूना चाहिए, विद्युत तारों को नहीं छूना चाहिए, है ना, या फिर गीले फर्श पे खड़े होकर भी हमको क्या नहीं करना चाहिए, किसी भी विद्युत उपकरण को नहीं छूना चाहिए। क्यों? क्योंकि विद्युत, हमारे हाथ गीले हैं या फिर हमारा कांटेक्ट किससे, संपर्क बना हुआ है पानी से, और पानी में होते हैं लवण और वो विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। तो अगर हम कोई भी विद्युत उपकरण को छुएंगे, किसी भी विद्युत धारा वाली चीज को छुएंगे, तो वो सीधे क्या होगी, और हमने ये भी पढ़ा था कि हमारा जो शरीर होता है वो भी विद्युत का चालक होता है, तो ये सीधे संपर्क में आ जाएगा किसके, विद्युत धारा वाले परिपथ पूर्ण होगा और हमें क्या होने लगेगा, हमें झटके लगना शुरू हो जाएंगे, करंट लग जाएगा। तो इसलिए हमको क्या मना किया जाता है। ठीक है, जब साधारण लवण को आसुत जल में घोला जाता है तो ये उसे अच्छा चालक बना देते हैं। अब साधारण लवण को जैसे ही हमने क्या किया था, आसुत जल में मिलाया था, तो वो क्या हो गया, वो एक चालक बन गया। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों तथा लवणों के विलयन होते हैं। अब ये जितने भी हम विद्युत चालक के लिए द्रव का प्रयोग करेंगे ना, और जितने भी द्रव विद्युत का चालन करेंगे वो सभी क्या हो सकते हैं, उनमें अम्ल हो सकता है, उनमें क्षार हो सकता है, या फिर उनमें लवण हो सकता है। तो ये तीनों के विलयन ही हैं जो विद्युत के मतलब क्या करते हैं, विद्युत का संचालन करते हैं, मतलब विद्युत को अपने में से जाने देते हैं, विद्युत धारा को। ठीक है, तो अभी हमने वो जो देखी थी ना, क्या देखी थी, एक अपनी पूरी सारणी देखी थी, उसमें कुछ ना कुछ उन सभी चीजों में उपस्थित था, या तो अम्ल था, या लवण था, है ना, या क्षार था। अब हमारे पास एक चेतावनी आती है, और चेतावनी क्या है कि अगले क्रियाकलाप को केवल अपने अध्यापक, माता पिता, अभिभावक अथवा किसी वयस्क व्यक्ति की देखरेख में करिए, क्योंकि इसमें अम्ल का प्रयोग सम्मिलित है। अब क्या बोल रहे हैं कि हमको ये जो अब आगे हम क्रियाकलाप करने वाले हैं, इस क्रियाकलाप को हमें किसी बड़े इंसान, चाहे वो माता पिता हो, चाहे बड़े भाई बहन हो, कोई वयस्क व्यक्ति हो, मतलब कि अध्यापक हो आपके, किसी ना किसी बड़े इंसान की देखरेख में ही करना है, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम अम्ल का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, ओके, चलो अब हमारे पास आ गई ये वाली क्रियाकलाप, पांचवी क्रियाकलाप है। चेतावनी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब इसमें क्या बोला है कि बोतलों के प्लास्टिक या रबड़ के 3 स्वच्छ ढक्कन लीजिए, प्रत्येक में लगभग 2 चाय चम्मच के बराबर आसुत जल भरिए, दोनों में। ठीक है, प्रत्येक में, सॉरी 3 है, मान लो, तीन हमने लिए हैं, इन तीनों में हमने क्या किया, आसुत जल भर लिया। एक ढक्कन के आसुत जल में कुछ बूंदे नींबू के रस या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मिलाइए। अब दूसरे ढक्कन के आसुत जल में कॉस्टिक सोडा या फिर पोटेशियम आयोडाइड जैसे क्षारक की कुछ बूंदे मिलाइए। तीसरे ढक्कन के आसुत जल में थोड़ी सी चीनी डाल करके घोलिए। परीक्षण कीजिए इन विलयनों में से कौन सा विलयन विद्युत का चालन करता है और कौन सा नहीं करता है, आपको क्या परिणाम प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, एक में हमने ले लिया अम्ल, एक में हम क्या ले रहे हैं, इसमें हमने ले लिया अम्ल, क्योंकि हम नींबू का रस या फिर सिरका नहीं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल रहे हैं, तो एक में है अम्ल, एक में हम क्या डाल रहे हैं, कास्टिक सोडा। सोडा क्या होता है, क्षार होता है। ठीक है, तो एक में हमने क्षार डाला और एक में हमने चीनी डाल दी, शक्कर डाल दी। ठीक है, अब इनको मिला के विलयन बना लिया। अब इन तीनों को जब हमने चेक किया तो हमको पता चला कि ये तो विद्युत का चालन कर रहा है, ये भी विद्युत का चालन कर रहा है, पर ये विद्युत का चालन नहीं कर रहा है। इसमें अम्ल है, इसमें क्षार है, लेकिन इसमें तो लवण है ही नहीं, ना ही अम्ल है ना ही क्षार है। तो हम देखते हैं कि अम्ल वाला जो है वो क्या करेगा, विद्युत का चालन करेगा। क्षार वाला जो है वो भी क्या करेगा, विद्युत का चालन करेगा, पर यहाँ पर हमें विद्युत का चालन नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये यही बोलते हैं कि हमको क्या परिणाम प्राप्त होते हैं, हमें वो देख लेने हैं और वो कर लेने हैं। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको विद्युत जो मतलब द्रव जो है वो विद्युत का चालन करते हैं या नहीं करते हैं, हीन चालक, अच्छे चालक, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गई होंगी। और ये भी उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो गई होगी। अगर कोई डाउट निकल के आता है, कोई क्वेश्चन निकल के आता है, तो आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं। अब हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आगे आने वाली सभी वीडियोस के लिए और इसी तरह के और अच्छे वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म।
अगर आप हमसे ई नोट्स और ई बुक्स भी लेना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ हमारे पास है आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज, जैसे कि बात करें CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, साथ ही वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। और ये सभी टॉप कोर्सेज आपको मिलते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में। साथ ही इन कोर्सेज के लिए किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता, क्योंकि ये सभी कोर्सेज आपको अवेलेबल कराए जाते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इसी के साथ अगर आप हमसे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और टेलीग्राम पर भी। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।